डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के अंदर हम पेंक्रियाज, लंग्स, किडनी, टेस्टिस, ओवरीज इनके लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने पेंक्रियाज का अध्ययन कर लिया है और आज हमारा टॉपिक है लंग्स। तो सबसे पहले लंग्स के बारे में आपको पता ही होगा कि लंग्स जो होता है वो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। जो श्वसन तंत्र का जो सबसे प्रमुख ऑर्गन है वो कौन है? फेफड़ा। ठीक है, लंग्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है, ट्रैक्ट होता है, वो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक जो होता है उसका लोअर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उसके अंदर माउथ और नोज जहाँ से श्वास अंदर इंटर करती है। इसके बाद में फिर नेजल कैविटी आती है, नाक के अंदर की जो हुआ जहाँ से होकर के श्वास अंदर जाती है, और मुंह से अगर होकर के श्वास जा रही हो तो फिर ओरल कैविटी होती है। फिर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी आगे जा कर के फेरिंग्स में खुलती है दोनों। ठीक है, और हमें पता भी है कि ये जो फेरिंग्स होता है वो रेस्पिरेटरी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में स्ट्रक्चर होती है लैरिंग्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है माउथ, नोज, नेजल कैविटी, थ्रोट एंड लैरिंग्स, ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट में आती है। और इसके बाद में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो लोअर पार्ट होता है, नीचे का भाग, उसके अंदर ये जो आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स के इसके जस्ट बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसे ट्रेकिया या विंड पाइप बोलते हैं। और ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप होती है, ये विंड पाइप फिर आगे जा कर के ब्रांच्ड हो जाती है ब्रोंकाई में, दो भागों में टूटती है। फिर वो फिर टर्सरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर लास्ट में ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ये स्ट्रक्चर्स बनती है। और ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ये सारी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक स्पंजी लंग्स के अंदर बंद रहती है। तो कुल मिलाकर के ट्रेकिया के बाद में जो स्ट्रक्चर आती है वो लंग्स आती है। तो जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंतर्गत जो जो स्ट्रक्चर आती है उसमें लंग्स होता है। लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली होते हैं, और फिर ट्रेकिया होता है। ये सब लोअर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं। तो ये जो पार्ट मैंने अभी शो किए हैं यहाँ पर, वो सारे पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेन ऑर्गन हैं। ये श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं। इसके अलावा श्वसन तंत्र में जो श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसको निश्वसन, उच्छ्वसन या इनहेलेशन, एक्सहेलेशन बोलते हैं, इस प्रक्रिया में कुछ सहायक श्वसन अंगों की भी भूमिका होती है। सहायक श्वसन अंगों के अंतर्गत हम जो रिब्स केज होता है, पूरा पशु का पिंजर जिसको बोलते हैं वो, प्लस डायफ्राम और वहाँ पर जो मसल्स होती है, उन सबको इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब जो श्वसन हो रहा है उसमें सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ अंग सहायता करते हैं, जिसके अंदर आपकी पसलियाँ और पसलियों के साथ में स्टर्नम, ठीक है, जिसके अंदर फेफड़ा बंद रहता है, तो ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो इससे वहाँ स्पेस बनता है और स्पेस कम होता है, जिससे फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। और प्लस इसके साथ साथ डायफ्राम, ये डायफ्राम भी फैलता है, यानी कि चपटा हो जाता है, और फिर वापस डायफ्राम जो होता है वो डॉम शेप्ड हो जाता है। तो डायफ्राम की साइज में भी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन आता है। और रिब्स और ये जो स्टर्नम होते हैं वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन दोनों के ऊपर नीचे होने से और इनकी साइज में परिवर्तन आने से वहाँ पर एक स्पेस जनरेट होता है, जिससे फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है। और जब फेफड़े फैलते हैं तो श्वास अंदर आती है, फिर ये अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं, तो फिर फेफड़े जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और श्वास बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों जो अंग हैं वो सहायक श्वसन अंग होते हैं, यानी रिब्स पिन जो होता है उसका जो केज होता है वो, यानी रिब्स और स्टर्नम तथा डायफ्राम। क्लियर है? इसके बाद में इनको फैलने सिकुड़ने के लिए, यानी कि रिब्स केज की जो मतलब पसलियाँ और स्टर्नम होती है, उनके ऊपर उठने, फैलने और सिकुड़ने, और प्लस डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती है मसल्स। और वो जो मसल्स होती है वो होती है एक्स्ट्रा इंट्राकोस्टल मसल्स और इंटरनल मसल्स। ये मसल जो होती है इंट्राकोस्टल मसल्स, ये मसल्स यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, ये क्या करती है, इन रिब्स को, स्टर्नम को और डायफ्राम को फैलाती है और सिकुड़ती है, जिससे यहाँ वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, कम होता है, और फेफड़े फैलते सिकुड़ते हैं और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये हो गए हमारे श्वसनांग की बात, और ये आप चित्र में देख सकते हैं।
अपर लोअर जो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर आपके ये आपका मुंह और नाक और नेजल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है और लैरिंग्स है, और लोअर जो सिस्टम है उसके अंदर ये आपका ट्रेकिया है, देख रहे हो आप ये ट्रेकिया। फिर इसके बाद में ये आपकी ब्रोंकाई होती है, फिर ये ब्रोंक्यूल्स, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका लंग्स होता है। ठीक, नेक्स्ट बात, अब हमारे पास में हम जब फेफड़ा पढ़ रहे हैं, लंग्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रेस्पायरेशन। पहला इसको थोड़ा सा जनरल इसको देख लेते हैं, इसके बाद हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा आगे जा कर के नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। एक्चुअल में श्वसन जो प्रक्रिया है वो सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने तक की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। इसको हम ब्रॉडली देखें, श्वसन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना यानी इनहेलेशन, श्वास को छोड़ना एक्सहेलेशन। यानी श्वसन प्रक्रिया का पहला स्टेप हो गया आपका वेंटिलेशन, जिसमें श्वास लेना छोड़ना है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपने श्वास ली है वो आपके ब्लड के अंदर जाएगी, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होगा कुप्पिकाओं से, फेफड़ों की कुप्पिकाओं से, फिर गैसों का बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा विभिन्न टिश्यूज़ तक। फिर ये टिश्यूज़ के अंदर ये गैस जो आपने ली है ऑक्सीजन, वो आपके सेल्स में जाएगी, और जो आपने भोजन के अंदर ग्लूकोज ग्रहण किया है वो भी आपके एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड के द्वारा आपके सेल में आता है। यानी यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है और सीखने जैसी है कि श्वसन क्रिया में जो हमने श्वास ली है, ऑक्सीजन ली है, वो ब्लड के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाती है, और भोजन के अंदर हमने जो ग्लूकोज खाया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लूकोज होता है वो एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत ब्लड में आएगा और ब्लड के द्वारा वो कोशिकाओं में जाता है। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कोशिकाओं में आते हैं, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, जिसे भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं, और भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा बनती है। इस तरीके से ये हमारी श्वसन क्रिया होती है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कुल मिलाकर के श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है वो फाइनली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो किस तरीके से, अभी हमने देखा कि श्वास से जो हमने ऑक्सीजन ली है वो ब्लड के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाएगी, और भोजन में जो हमने खाया उसके पचने से जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज अवशोषण के द्वारा रक्त में जाएगा, और रक्त के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाएगा। फिर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन उस कोशिका के अंदर जा कर के आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसे भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। और ये बहुत बड़ा मतलब चैप्टर होता है भोजन के ऑक्सीकरण, जिसमें ग्लाइकोलिसिस ने, क्रेब्स चक्र ने, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ये सब कई सारी प्रक्रिया होती है वहाँ पर। तो फाइनली जाकर के वहाँ पर ऊर्जा यानी कि एटीपी का निर्माण होता है, और यही श्वसन होता है। यानी श्वसन को आप सिर्फ सांस लेने और छोड़ने तक सीमित नहीं माने। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये आपने चित्र देख रहे होंगे कि श्वसन के अंदर कौन कौन से श्वसनांग होते हैं। वो ये फेफड़े हैं दोनों आपके, ठीक है, यह हार्ट है, और आप देख रहे होंगे चित्र के अंदर कि हार्ट के दोनों तरफ फेफड़े स्थित हैं। ये जो आपको डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो डायफ्राम है, और इसके ऊपर इस तरीके से पसलियाँ होती हैं, और बीच में एक स्टर्नम होती है। ठीक है, ये आपकी श्वास नली या ट्रेकिया है, जिसके ऊपर ये सी आकार के कार्टिलेज से बने हुए रिंग होती है, वलय पाई जाती है, जो कि अपूर्ण होती है, सी आकार की होती है। ठीक है, अब बात यह है कि जो हम श्वास लेते हैं उसका पेथ क्या है, रास्ता क्या है, किस मार्ग से श्वास अंदर जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हमारा चैप्टर लंग्स ही है, पूरा हमें इसको नहीं देखना है। फिर भी श्वास जो हम लेते हैं वो सबसे पहले आपके नाक से नेजल कैविटी में जाएगी, और नेजल कैविटी से फिर आपके फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से फिर आपके ये ट्रेकिया में आएगी, जैसे कि अभी आपने चित्र में देखा था। ट्रेकियास के बाद में आपको पता है कि ट्रेकिया फिर आगे विभाजित हो जाता है, उसके दो भाग हो जाते हैं। फिर इस तरीके से वो राइट एंड लेफ्ट दो पोर्शन में टूट जाता है। फिर श्वास आपकी ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से फिर इसके बाद में ब्रोंकाई आगे जा कर के फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी पार्ट में टूटती है, फिर उनमें जाएगी। फिर लास्ट में ब्रोंकाई छोटे छोटे भागों में टूटती है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, फिर श्वास उनमें जाएगी। और ब्रोंक्यूल्स आगे जा कर के एल्वेओलरी डक्ट में टूटती है, फिर उसमें जाएगी। एंड फाइनली श्वास जो आपने ली है वो श्वास जो होती है वो एल्वेओली में जाएगी, कुप्पिकाओं में जाएगी। और कुप्पिकाएँ जो होती है बहुत सूक्ष्म संरचना होती है, इनकी दीवारें भी अत्यंत पतली होती है, और इनकी दीवारों के ऊपर कुछ ब्लड केशिकाएँ पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा जाल पाया जाता है। और वो ब्लड कैपिलरीज और ये जो कुप्पिकाएँ हैं, इन दोनों के बीच में डिफ्यूजन यानी कि विसरण विधि के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कुप्पिका में जो आपने श्वास लिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वो श्वास आपके ब्लड में चली जाएगी, ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी, और जो ब्लड है उस वो टिश्यूज़ से आ रहा है,
तो टिश्यूज़ वाला जो ब्लड होता है उसमें CO2 ज़्यादा होती है, तो वो CO2 जो होती है वो यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा कुप्पिकाओं में आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर कुप्पिकाओं और ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये आपके श्वास की यहाँ तक की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर लंग्स पे आकर के कि लंग्स की स्ट्रक्चर और एनाटॉमी क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि मानव में 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और दोनों जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट में स्थित होते हैं, हृदय के दोनों तरफ, हार्ट के दोनों तरफ स्थित होते हैं। यहाँ तक कि आपकी बात क्लियर है। जो राइट लंग्स होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, इसके अंदर 3 लॉब्स पाए जाते हैं, एक एक बीच में और एक नीचे, यानी कि 3 इसमें लॉब्स होती है, अपर लॉब्स, मीडियन लॉब्स एंड लोअर लॉब्स। जबकि आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आकार में छोटा होता है, इसके अंदर जो बीच वाली लॉब होती है वो नहीं होती है, और ये आकार छोटा इसलिए होता है क्योंकि इस लेफ्ट वाले लंग के पास में हार्ट स्थित होता है। तो यह हार्ट को लोकेट करने के लिए, हार्ट को वहाँ पोजीशन करने के लिए, स्पेस देने के लिए छोटा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि मानव में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, और राइट वाला लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, इसमें 3 लॉब पाई जाती है, और लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा होता है, इसमें 2 ही लॉब पाई जाती है। और जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो हार्ट को स्थित होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं और पिंकिश कलर के होते हैं, और इनकी जो आकृति होती है वो कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, स्पंजी होंगे और पिंकिश कलर के होते हैं, और इनकी जो आकृति होती है वो किस तरीके की होती है, शंकु आकार की होती है, कॉन्सेप्ट होती है। दोनों लंग्स का अप्रॉक्सीमेटली वजन देखें तो लगभग 1300 ग्राम के लगभग होता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये 500 ग्राम भी हो सकता है, 700 ग्राम भी हो सकता है, 1300 ग्राम तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति की साइज़ पे डिपेंड करता है। एनीवे लंग्स का वजन जो होता है अप्रॉक्सीमेट 1.3 किलोग्राम्स तक होता है। इसके बाद में जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं ऊपर से, मतलब पहले तो ये स्थित कहाँ होते हैं वो तो समझ में आ ही गया कि ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। और इनके प्रोटेक्शन के लिए इन लंग्स के ऊपर एक तो स्टर्नम, जिसको चेस्ट बोन कहते हैं, और रिब्स, ये दोनों मिल करके एक पूरा पिंजरा बनाते हैं, रिब्स केज बोलते हैं इसको। यानी कि ये लंग जो होते हैं वो आपके उरोस्थी, स्टर्नम और पसलियों के द्वारा ऊपर से ढके हुए रहते हैं, इनके नीचे ये लंग्स स्थित होते हैं। और नीचे से ये लंग्स जो होते हैं वो वर्टिब्री यानी बैकबोन होती है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसके द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति समझ में आ गई आपको लंग्स की। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लंग्स होते हैं उनमें एक जो इनका मतलब दोनों लंग्स के बीच वाले भाग में सेंट्रल रिसेशन पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं। एक सेंट्रल रिसेशन पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं, और इसी हाइलम वाले भाग से ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स और एयरवे पास ये सब का गुजरना होता है। मतलब लंग्स के अंदर ये सब चीज़ें, ये जो नलियाँ मैं बता रहा हूँ, ब्लड वेसल्स की और लिम्फ की और एयरवे पाइप वाली जो नलियाँ होती हैं वो इसी हाइलम वाले पार्ट से होकर के लंग्स में प्रवेश करती हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लंग्स की एनाटॉमी के अंदर कि लंग्स जो होते हैं वो प्लुमनरी प्लूरी है ना, प्लुमनरी प्लूरा से ढकी हुई रहती है, सराउंडेड रहती है। और ये जो प्लूरा होता है, ये प्लूरा 2 तरीके की सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट बात तो आपको समझ में आई कि लंग जो होता है वो किस आवरण से ढका हुआ रहता है, प्लुमनरी प्लूरिस की आवरण से ढका हुआ रहता है। ये जो प्लुमनरी प्लूरी है वो 2 सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन हो गई। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पैराइटल प्लूरा से लाइन होती है, और इनर जो होती है वो विसरल प्लूरा से बनी होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है पैराइटल प्लूरा वाली, वो जो रिब केज की इनर वाल है उसको सराउंड करती है, और जो विसरल प्लूरा है वो डायरेक्टली लंग के सरफेस को सराउंड करती है।
इन दोनों यानी कि आउटर जो पैराइटल प्लूरा है और इनर जो विसरल प्लूरा है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस पाया जाता है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक लुब्रिकेंट प्लूरल फ्लूइड भरा